Okay. So now let's start with our chapter, that is psychology and life. As the name suggests, very practical one, right? कि साइकोलॉजी लाइफ से कैसे रिलेट करती है, इस चैप्टर में ऐसे कुछ बेसिक टॉपिक्स हमें समझाने की कोशिश करी जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, आपका एनवायरनमेंट आपके बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है, मतलब हाउ योर एनवायरनमेंट कैन इन्फ्लुएंस योर बिहेवियर और हाउ यू इन्फ्लुएंस योर एनवायरनमेंट, एंड देन उनके इंटरेक्शन से दोबारा आपके बिहेवियर पे क्या फर्क पड़ता है. ये सब चीजें बेसिकली इसमें हम पढ़ने वाले हैं. या फिर कई सारे प्रैक्टिकल टॉपिक यहाँ पर आएंगे, जैसे नॉइज या क्राउडिंग. अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज क्राउडिंग. क्राउडिंग मतलब एक जगह पर जितने लोग होने चाहिए, अगर उससे ज्यादा लोग होते हैं, जितने लोग होने चाहिए उससे ज्यादा अगर लोग हो गए, तो उस चीज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बिहेवियर पर. मतलब जैसे लेट्स से मेट्रो है, मेट्रो में जितने लोगों की सीट है कायदे अनुसार उतने ही लोग होने चाहिए, बट असल में क्या होता है, बहुत ज्यादा होते हैं. तो उस क्राउडिंग में क्या होता है, किस तरीके का माहौल होता है और क्या आपके बिहेवियर पे उसका असर पड़ता है, किस तरीके से इमोशन आपके तब चेंज होते हैं. ये सब चीजें बेसिकली यहाँ पर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे. और भी बहुत सारे मतलब यहाँ पर टॉपिक हैं जो काफी रिलेटेबल हैं और काफी मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी हैं. बाकी मतलब ऐसे बहुत इजी से टॉपिक्स ही यहाँ पर आते हैं. ठीक है, एक एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पर आता है, इंटरपर्सनल फिजिकल डिस्टेंस. ये एक सोशल साइकोलॉजी का बहुत मेन हिस्सा होता है. इंटरपर्सनल फिजिकल डिस्टेंस मतलब हम अगर अपने दोस्त से बात कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हम मेंटेन करते हैं, मम्मी पापा से बात कर रहे हैं तो एक अलग डिस्टेंस हम मेंटेन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक स्ट्रेंजर है, एक स्ट्रेंजर आपके बिल्कुल पास आके खड़ा हो जाए, ऑकवर्ड लगता है, अजीब लगता है उस टाइम पर. ये क्यों लगता है, इस सब के पीछे की जो भी साइकी है वो सब इंटरपर्सनल फिजिकल डिस्टेंस के टॉपिक के अंदर पड़ते हैं. एक पर्सन है एडवर्ड एडवर्ड हॉल, उसने कुछ टाइप के इंटरपर्सनल डिस्टेंस आपको दिए हैं कि एक इंटीमेट डिस्टेंस होता है, एक पर्सनल डिस्टेंस होता है, एक सोशल डिस्टेंस होता है, एक पब्लिक डिस्टेंस होता है. इनकी क्या क्या लिमिट्स हैं, और ये कल्चर टू कल्चर भी खैर चीजें वेरी करती हैं. तो मतलब ये सब चीजें कुछ इस तरीके की प्रैक्टिकल चीजें यहाँ पर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे. देन फर्दर इस चैप्टर में पॉवर्टी वगैरह का भी आता है कि पॉवर्टी क्या है, कैसे गरीबी, क्योंकि गरीबी भी एक तरीके से आपका एनवायरनमेंट हो गया है ना, तो कैसे गरीबी आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट कर सकती है, क्या दिक्कतें आती हैं साइकोलॉजिकल लेवल पर उन सब चीजों में. तो मतलब कि आपकी, अब हम ये यहाँ पर कोई थ्योरी या कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट में नहीं घुसना है. इस चैप्टर में हम प्रैक्टिकलिटी की बात करेंगे, आसपास के एनवायरनमेंट सराउंडिंग्स की बात करेंगे और उनका असर जो हम पे होता है उसकी बात करेंगे. ठीक है, बेसिक आइडिया समझ आया. So this is the basic idea of psychology and life. Now let's get deep into this. सबसे पहला टॉपिक जो आपका, एक बार इसको एनसीईआरटी से रीड कर लेंगे एक सिरे से सीधा, बट फिलहाल एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ. स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में कुछ भी टेक्निकल नहीं है, ये सब चीजें आपको ऑलरेडी पता है. जैसे व्हाट इज एनवायरनमेंट, उसकी डिफाइन मिल जाएगी आपको. बताओ व्हाट इज एनवायरनमेंट. करेक्ट, हाँ इतना ही है. एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इज योर एनवायरनमेंट. एवरीथिंग, सब कुछ आपका एनवायरनमेंट ही है जो भी आपके आसपास है, राइट. अब एनवायरमेंटल साइकोलॉजी क्या होगी, बताओ. क्लास 11th में बहुत सारे वो, मतलब पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, उसमें हेल्थ साइकोलॉजी, फिर एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, जैसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी होता है, स्कूल साइकोलॉजी होता है, ये सब क्या होते हैं, मतलब तो ऐसे इसी फ्लो में एनवायरमेंटल साइकोलॉजी क्या होगी. एनवायरमेंट से रिलेटेड साइकोलॉजी, ये तो यहाँ पर लिखा ही है. हाँ बेसिक है बट इतना भी नहीं. मतलब कि जो एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन को स्टडी करती है, राइट. एक एनवायरनमेंट का जो इंटरेक्शन है, मतलब हमारा एनवायरनमेंट से जो इंटरेक्शन हो रहा है, उस इंटरेक्शन की वजह से हमारी साइकी पे, साइकी मतलब क्या, मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस और बिहेवियर. हमारे बिहेवियर या एक्सपीरियंस या मेंटल प्रोसेस पे हमारे एनवायरनमेंट के साथ के इंटरेक्शन का जो कुछ भी असर होता है, उसको स्टडी करती है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी. ऐसे ही एक होती है इकोलॉजी. इकोलॉजी हम किसको बोलते हैं, इकोलॉजी का मतलब होता है एक ऐसी स्टडी जो हमारी रिलेशनशिप को स्टडी करती है बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट. एक इंसान अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, उसका कैसा रिलेशनशिप है अपने एनवायरनमेंट के साथ, उसका, उसी स्टडी को हम इकोलॉजी बोलते हैं, सिंपल. तो एक बार सीधा इस टॉपिक को एनसीईआरटी से मतलब एक तरफा रीड करते हैं. पहला वाला टॉपिक स्टार्टिंग में जस्ट आपको आइडिया देने के लिए है, टू ब्रश द सब्जेक्ट्स जो आपने बेसिक आपके 7th 8th के टॉपिक्स हैं सारे, राइट. एनवायरनमेंट तो खैर उससे पहले से भी आप पढ़ते आ रहे. ओके, स्टार्टिंग में तो जस्ट कुछ एग्जांपल्स है, बट स्टिल एक बार लेट्स गो थ्रू इट. टेक अ मोमेंट टू एंड ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस. कैन अ ट्री बी योर बेस्ट फ्रेंड. नहीं ना.
है ना? कैन अ ट्री बी योर बेस्ट फ्रेंड? हो सकता है, हो सकता है। पेड़ से बातें करोगे? स्किज़ोफ्रेनिया नहीं हो गया है? मुझे याद नहीं आता। हाँ, ठीक है, मूवी की दुनिया से बाहर निकलो भैया, रियलिटी की बात हो रही थी, है ना? ओके। When it gets hot or when it's get crowded, do people become more aggressive? If rivers are said to be holy, why do people make them dirty? है ना? ऑब्वियसली गंगा, आप जाके देखो उसके कोने पर। खैर, how can one remedy the traumatic effects of natural disasters such as an earthquake or tsunami, or a man-made disaster जैसे कि poisonous gas leak in a factory? Compare two children who grow up in different physical environments, one in an environment filled with colorful toys, pictures, books, and other in an environment that contains only bare necessities of life. Will the two children develop the same kinds of cognitive skills or not? People might give different answers to these questions. इसका क्या मतलब था? ये आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं? बेसिक सार, अच्छा कॉमन क्या है इन क्वेश्चंस में बताओ? राइट, ये सारे क्वेश्चंस आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड है ना? कि किस तरीके से एनवायरनमेंट आपको, आपके बिहेवियर को असर डाल रहा है। जैसे बच्चों वाला एग्जांपल था, कुछ बच्चे जो एक अच्छी पेरेंटिंग, मतलब यहाँ पर अच्छी पेरेंटिंग है उसका मतलब पिक्चर्स है उनके पास, कलरफुल मतलब टॉयज वगैरह है, सब कुछ है, बुक्स है, और एक के पास सिर्फ नेसेसिटी है, सिर्फ उसे खाना पीना मिल रहा है जिंदा रहने के लिए। दोनों की अपब्रिंगिंग में फर्क होता है ना? दोनों की डेवलपमेंट में फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। तो अल्टीमेटली ये सारे क्वेश्चन एनवायरमेंटल साइकोलॉजी के ही हैं, यही सब क्वेश्चंस environmental psychology पूछती है। A common idea that comes out of these questions is that the relationship between the human behavior and the environment plays a special role in our lives. किस तरीके का रिलेशनशिप हमारा हमारे एनवायरमेंट के साथ है, उससे एक बहुत मतलब हमारी लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा एक वो होता है ना? हमारी लाइफ का बहुत सिग्निफिकेंट रोल वो चीज प्ले करती है कि किस तरीके से हमने हमारे एनवायरमेंट के साथ डील किया है बचपन से। हमारा एनवायरमेंट बेसिकली कैसा रहा है, हमारा कैसा रिलेशनशिप रहा है उसके साथ। These days, there is growing awareness that environmental problems such as noise, air, water, soil pollution या ऐसी और भी सारी एनवायरमेंटल दिक्कतें हमारी फिजिकल हेल्थ को भी डैमेज करती हैं, ऑब्वियसली, है ना? जैसे ओबामा आया था एक बार, ये बहुत पॉपुलर हुई थी न्यूज, ओबामा जब दिल्ली आया था एक बार, तो उसके डॉक्टर्स ने उसे बोला, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद कि कुछ साल थे या कुछ महीने थे, जितना मुझे लग रहा है मे बी 6 महीने की बात थी, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द फैक्ट्स, बट ऐसा कुछ न्यूज थी कि उसके 6 महीने फॉर एग्जाम्पल लाइफ के कम हो गए। और ये बहुत मतलब उस टाइम पर न्यूज हाइप पर गई थी, काफी साल पहले की बात है ये, मतलब जब भी उसका कभी विजिट करी होगी लास्ट टाइम तभी की थी, उसके बाद से बेचारा आया ही नहीं। तो मतलब कि उसको उसके डॉक्टर्स ने बोला भाई तुम दिल्ली चले गए, और तब पॉल्यूशन जब 900 लेवल पे पहुंच जाता है ना, तब की बातें हम कर रहे हैं। तो उस टाइम पर उसकी 6 महीने लाइफ कम हो गई। ये छोटी बात है? ऑब्वियसली नॉट। आप और हम जैसे लोग तो इसको अब यूज मतलब हो चुके हैं यूज टू, मतलब अगर आप दिल्ली में ना रह रहे होते तो शायद आप जिंदगी के 1-1.5 साल ज्यादा जीते। अब 1-1.5 साल हम सब लोग कम जिएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ वी आर लिविंग इन दिल्ली, और ये फैक्ट है। तो मतलब कि एनवायरनमेंट इतना ज्यादा हेल्थ पे इम्पैक्ट डालता है, जिंदगी का ही वो कम हो गया हमारा, है ना, जीने का टाइम। इससे ज्यादा और क्या होगा? Less known is the fact that these forms of pollution, along with many other hidden factors in the environment, influence our psychological health and functioning as well. अच्छा, एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। अभी इंटर्नशिप करके जब मैं आया तो एक साइकेट्रिस्ट के साथ बैठा था मैं, आपको शायद बताया था मैंने, है ना? तो साइकेट्रिस्ट के साथ बहुत सारे केस ऑब्जर्व किए, नॉट जस्ट साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, ठीक है? मतलब उसके पास जो पेशेंट आ रहे हैं उसको वो मेडिसिन दे रहा है वो बंदा, और पेशेंट भी ऐसे ऐसे जो मैंने आपको पीछे बताया था, किसी को आवाजें सुनाई दे रही हैं, मतलब सच में जो आपने डिसऑर्डर पढ़े हैं चैप्टर 4 में, उसका एक्सट्रीम वर्जन एक्सट्रीम वर्जन ही आते हैं साइकेट्रिस्ट के पास, तभी तो मतलब बंदा इतने इतने पे करेगा, दवाइयां लेगा, है ना, वो एंटी साइकोटिक ड्रग्स। तो उन लोगों को भी सब में एक कॉमन क्वेश्चन था जो डॉक्टर विनय पूछ रहे थे। दैट कॉमन क्वेश्चन वाज कि आप लोग वॉक करते हैं या नहीं करते? आप कितना टाइम घर के अंदर स्पेंड कर रहे हो, या कितना टाइम आप एनवायरनमेंट में स्पेंड कर रहे हो? और ये मतलब इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि यहाँ पर टॉपिक आ गया, सच में ये उसने बोला, मैंने अपनी कॉपी में लिख भी रखा है। हर केस के अंदर कॉमन पॉइंट यही था, वो बंदा इतने सीवियर पेशेंट से भी ये बात पूछ रहा था, बेसिक बात, कि भाई आप वॉकिंग पे जाते हो, मतलब वॉक करते हो या नहीं, और बंद कमरों में तो नहीं रहते, बाहर एनवायरनमेंट के साथ थोड़ा बहुत भी इंटरेक्शन है या नहीं है? तो इससे आपको ये समझ आना चाहिए कि हम जैसे आम लोगों के लिए तो जरूरी है ही है। जब वो इतने सीवियर केसेस में भी
बेसिक चीज को पॉइंट आउट कर रहा है, तो मतलब कि इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली हमारे ऊपर होता है, हम कैसे एनवायरमेंट में रहते हैं उसका इम्पैक्ट हमारी फिजिकल हेल्थ और हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ पर भी ऑब्वियसली होता है। नाउ जैसा मैंने बोला, ये सब वही क्वेश्चन है, ये सब वही डिबेट्स है जो एनवायरमेंटल साइकोलॉजी पूछती है। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी जो डिसिप्लिन है, सब्जेक्ट है, वो इसी पर काम करता है। सो अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी कॉल्ड एज एनवायरमेंटल साइकोलॉजी डील्स विद various psychological issues pertaining to human environment interaction in the very broad sense of the term। मतलब इन्होंने बोला, अगर हम बहुत ही ब्रॉड सेंस में बोले तो एनवायरमेंटल साइकोलॉजी इसी सब से डील करती है कि कैसे ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन से क्या क्या इश्यूज जनरेट हो सकते हैं, right? So this is all about your environmental psychology. Then as I said basic topic है, तो अब environment की define आपको यहाँ पर मिल रही है। environment क्या होता है जी? environment refers to all the things that is around us, literally everything। सब कुछ आपका एनवायरमेंट हो सकता है, राइट? अभी फिलहाल आशिका आपके पास बैठी है, ये कुछ गलत बात बोल देगी, उसका भी आपकी साइकी पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा, है ना? तो वो भी आपका एनवायरमेंट है, मतलब यहाँ बैठी भी आपका एनवायरमेंट है, सब कुछ, लाइक लिटरली एवरीथिंग। So it includes the physical, social, cultural, every kind of environment. In general, it includes all the forces outside the human beings in which they respond in some manner। यानी कि जो भी आपकी स्टिमुलाई है वो आपका एनवायरनमेंट ही है, जिसपे भी आप रिएक्ट रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, देन बेसिक आपका इकोलॉजी आ गई। एज आई सेड, अब इकोलॉजी की डिफाइन है। इन द प्रेजेंट सेक्शन द डिस्कशन विल सेंटर अराउंड द फिजिकल एनवायरनमेंट। अभी हम फिलहाल सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। अब इकोलॉजी जो स्टडी है वो हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट की स्टडी होती है। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग बीइंग्स एंड देयर एनवायरनमेंट। टू बी स्पेसिफिक, इट इज अबाउट द फिजिकल एनवायरनमेंट। In psychology, the focus is on their interdependence between the environment and the people, as the environment becomes meaningful with reference to the human beings who live in it। मतलब अब इस चीज को ऐसे समझना है कि एनवायरमेंट कैन बी सेम समटाइम, still it impacts differently to different individual because we know individual differences exist। हम अलग अलग तरीके से सिचुएशन को परसीव भी करते हैं, तो कई बार सेम एनवायरमेंट हमारे ऊपर सेम तरीके से इंपैक्ट डालेगा, ये भी नहीं हो सकता, है ना? इसीलिए हम यहाँ पर एनवायरमेंटल साइकोलॉजी बोल रहे हैं कि हमने एनवायरमेंट को भी समझना है और आपको भी समझना है और दोनों के इंटरेक्शन को भी समझना है। उस इंटरेक्शन का मतलब ये है कि एनवायरमेंट में कुछ हुआ, उसको आपने क्या परसीव किया, देन वो आपको इंपैक्ट करेगा, नॉट डायरेक्टली योर एनवायरमेंट। इट्स मेनली अबाउट योर परसेप्शन, हाउ यू परसीव योर एनवायरमेंट, राइट? जैसे जब कभी भीड़ अनवांटेड होती है तो वो हमें नेगेटिवली इंपैक्ट करती है, राइट? बट कभी आप किसी पार्टी में हो, किसी मतलब दोस्तों के साथ हो और वो भीड़ में सिर्फ आपके दोस्त ही दोस्त है, तो फिर वो आपको नेगेटिवली इंपैक्ट नहीं करती। फिर वहां पर हमें होता है, जैसे मान लेते हैं क्लबिंग के लिए जा रहे हैं, है ना, किसी नाइट क्लब वगैरह में आप गए फॉर एग्जाम्पल, वहां पर पूरा नाइट क्लब खाली है, तो नहीं चाहिए हमें, है ना? नाइट क्लब खाली हो तो फिर क्या फायदा, अकेले थोड़ी नाचेंगे। और वहां पर अगर भीड़ है तो फिर अच्छी बात है, फिर तो भाई ठीक है, हमारे साथ और भी लोग हैं, फिर हमें ऑकवर्ड फील नहीं होगा वहां पर डांस कर रहे कि और भी लोग हैं। तो मतलब इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेक्शन, राइट? नॉट जस्ट द एनवायरमेंट, हाउ यू परसीव्ड इट आल्सो मैटर्स। In this context, a distinction can be made between the natural and built environment। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक स्टेप और फर्दर जा रहे हैं, एनवायरमेंट के दो डिवीजन पर हम आ रहे हैं, ठीक है? एनवायरमेंट क्या है हमें समझ आ गया, इकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, बेसिक चीजें समझ आ गई। नाउ देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, नेचुरल एनवायरमेंट और बिल्ट इन एनवायरमेंट। क्या होता है नेचुरल एनवायरमेंट? व्हाट डू यू थिंक? यस, एनीवन? जिसमें आपका इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता, वो चीज नेचुरल एनवायरनमेंट होती है। अभी जैसे एक क्लास है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे बिल्ट इन एनवायरनमेंट। बट नेचुरल एनवायरनमेंट वुड बी फॉर एग्जांपल किस तरीके की सनलाइट है, कैसा वेदर है, कैसा मौसम है, ये सब चीजें आपका नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है? मतलब इस पे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसको सीधा रीड करते चलते हैं, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। सो एज द नेम सजेस्ट इटसेल्फ, द पार्ट ऑफ नेचर विच रिमेन्स अनटच्ड बाय द ह्यूमन हैंड is called the natural environment। You just need to like mark this define and keep it in your mind। इस तरीके से क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। On the other hand, whether whatever has been created by the human beings within the natural environment is called the built environment। For example, the cities, the house।
ऑफिसेज, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, शॉपिंग मॉल्स, रेलवे ट्रैक्स, रोड्स, डैम्स वगैरह, जो भी चीजें आर्टिफिशियली बिल्ट करी गई है इंसान के द्वारा, उन सब चीजों को हम हमारा बिल्ट इन एनवायरनमेंट बोलते हैं. वेरी सिंपल, राइट? ओके. सब एग्जांपल्स आर बिल्ट. हाँ, तो ये सब आपकी एग्जांपल है ना, पॉन्ड्स या क्रिएटेड पार्क, आर्टिफिशियली क्रिएटेड पार्क्स वगैरह. ठीक है. हाँ, ऑल्सो it shows that how human beings have made changes in their environment by the given nature. अब जब डेवलपमेंट नहीं थी तो इतनी सब बिल्डिंगें वगैरह नहीं थी ना, पेड़ पौधे ज्यादा थे ना, बट अब हमने कितना हद तक एनवायरनमेंट को चेंज कर लिया है, इससे कहीं ना कहीं ह्यूमन की पावर भी हमें पता चलती है. अच्छा, डैम्स का जो कॉन्सेप्ट है, इतना तगड़ा फ्लो पानी का हम रोक लेते हैं, अपने हिसाब से छोड़ते हैं जितना फ्लो में चाहिए, जिस तरीके से चाहिए, उसी पानी से हमने बिजली बना ली, राइट? ये इलेक्ट्रिसिटी नेचुरल नहीं है, बट नेचुरल चीजों से ही बनती है. पानी से बन रही है, ये आपकी बेसिक साइंस में आपने पढ़ा होगा ना, वो हमने विंड वाले वो लगा दिए, उससे बन रही है. आज हम सनलाइट से बना रहे हैं, सोलर पैनल से. तो ये सब क्या है, ये हमारी इंसानों की पावर को भी दिखाता है कि हमने कैसे एनवायरनमेंट को ही मोल्ड कर दिया और उसको अपने हिसाब से हम तैयार कर रहे हैं. Now, this is only the environmental design. The built environment usually involves the concept of environmental design. The idea design contains some of the psychological features too. अब जब एक इंसान अपने एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर देता है, मतलब कि बिल्ट इन एनवायरनमेंट जब वो बनाता है, तो वहां पर वो एक एनवायरमेंटल डिजाइन को क्रिएट करता है. एनवायरमेंटल डिजाइन मतलब the way we organize our environment according to us, that is simply environmental design. अब इस environmental design में कुछ psychological features यहाँ पर हमें बताए गए. ठीक है. पहला, the creativity of human minds as expressed in the work of art, architectures. मतलब कि इस टॉपिक में आप क्या पढ़ रहे हो कि एनवायरमेंटल डिजाइन में क्या क्या साइकोलॉजिकल फीचर्स वी कैन नोट. सबसे पहली चीज जो हम नोट कर सकते हैं वो क्या है कि इंसानों की क्रिएटिविटी. अक्षरधाम का एग्जांपल शायद मैंने आपको पहले भी दिया था. गया ना कोई आप में से, गए होंगे है ना, दिल्ली में ही है. इसकी आर्किटेक्चर को देखा है कभी? और वो हाथों से, मतलब उन्होंने कैसे बनाया होगा वो चीज, जस्ट इमेजिन दैट. मतलब पहले उस बंदे की स्पेशल इंटेलिजेंस वहां पर लगी होगी, है ना, उसने इमेजिन किया. था तो प्लेन ही ना सब कुछ, उसी प्लेन दीवार को या अपने आसपास की, मतलब सीमेंट वगैरह से और एक सिंपल औजार से उसने क्या कुछ बना दिया, राइट? दैट इज सिंपली योर क्रिएटिविटी. तो पहली चीज जो हम यहाँ पर एनवायरमेंटल डिजाइन में नोट करते हैं वो है ऑब्वियसली एक इंसान की ह्यूमन माइंड की क्रिएटिविटी, द क्रिएटिविटी ऑफ द ह्यूमन माइंड. सिंपल. ठीक है. दूसरा, द सेंस ऑफ ह्यूमन कंट्रोल ओवर द नेचुरल एनवायरनमेंट. दूसरी हमें इससे क्या चीज पता चलती है कि एक सेंस ऑफ कंट्रोल है ह्यूमन एनवायरनमेंट, मतलब ह्यूमन का अपने एनवायरनमेंट के ऊपर. नाउ वी आर इन दैट पोजीशन कि वी कैन समहाउ कंट्रोल आवर एनवायरनमेंट, बट ऑल्दो इस चैप्टर के आगे चलते चलते हमें समझ आएगा कि कई बार वो चीज नेगेटिवली इंपैक्ट भी डालती है, राइट? कई बार जैसे नेचुरल डिजास्टर है, जब हम ज्यादा उंगली करते हैं मतलब एनवायरनमेंट पे, तो फिर वो रिएक्ट करता है, और जब वो रिएक्ट करता है तब ये सब होता है जो अभी हुआ, जैसे कि कोविड, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर, और भी कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो, अर्थक्वेक, सुनामी वगैरह, ये सब कुछ. और ग्लोबल वार्मिंग अपने आप ही बढ़ रही है, कैसे बचोगे? अपने हमने एसी बना दी, बट अगेन वो एक साइकिल बन गई, जितने ज्यादा एसी चलेंगे उतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग और ज्यादा बढ़ेगी. बट नाउ वी कांट गेट थ्रू इट. अब मैं बोलूं इसको ऑफ कर दो, पंखे बंद कर दो, नहीं बैठ सकते ना, लाइक हम इस फ्लो में फंस चुके हैं. सो फिलहाल हम यहाँ पर बोल रहे हैं, एक तो हमें ये पता चलता है कि एक सेंस ऑफ कंट्रोल है हमारा हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर. सो दैट इज ऑल. वही एग्जांपल दे रखा है आपको कि जैसे आप डैम्स का एग्जांपल लेके समझ सकते हो, फ्लो ऑफ रिवर को भी आज हम रोकने की ताकत रखते हैं. तो दूसरी चीज हमें ये पता चली कि हमारा कंट्रोल है. और तीसरी चीज, that the influence on the kind of social interaction that takes place in the designed environment. इस बात को ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, बट पहले लेट्स रीड इट. The influence of the kind of social interaction that takes place in the designed environment. This feature is reflected, for instance, in the distance between the house in a colony, the location of rooms within a home, or the arrangement of work desks and seats in the office of formal and informal gatherings. For example, इसका क्या मतलब है कि एनवायरमेंटल डिजाइन इस बात को भी इम्पैक्ट डालता है कि उस पर्टिकुलर एनवायरमेंटल डिजाइन में किस तरीके का सोशल इंटरेक्शन होने वाला है. जैसे कि होटल्स में अगर आप जाओ तो होटल वालों को पता है
कि रैंडम लोग यहाँ पर रुकने वाले हैं, राइट? तो वो जिस तरीके से रूम्स को बिल्ड करते हैं और जैसे घरों में बिल्ड किया जाता है उसमें एक डिफरेंस होता है। होटल रूम में हमें प्राइवेसी पता चलती है, लगती है, इधर एक रूम है, इधर दूसरा रूम है और गेट्स बिल्कुल अलग अलग है। घर में कैसा होता है, बीच में हॉल है, एक गेट यहाँ खुल रहा है, दूसरा यहाँ खुल रहा है, तीसरा यहाँ खुल रहा है, राइट? आमने सामने, मतलब एक क्लोजनेस थोड़ी ज्यादा होती है। एक और बेटर एग्जांपल लेते हैं। अभी ये क्लास में मैं यहाँ पर खड़ा हूं, आपके जो कुर्सियां हैं उनका मुंह इधर को हो रखा है, राइट? इस तरीके से सामने कुर्सियां और मुंह इधर को हो रखा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक सोशल इंटरेक्शन कैसा हो रहा है, लाइक एक फॉर्मल सोशल इंटरेक्शन हो रहा है। एक टीचर बोल रहा है और बच्चों ने सुनना है, समझना है, तो इस तरीके की सिटिंग अरेंजमेंट हमने करी है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट्स से आप, अच्छा, कभी जब पार्टी वगैरह हमने करी थी, जब वो उधर बैठ के वो हम खेल रहे थे, मछली पानी में गई छपाक, तब हमने कैसा वो किया था, तब कुर्सियों को ऐसे लगा दिया था, है ना? गोल ऐसे में कुर्सियां लगी हैं, मतलब सब लोग इक्वल प्लेन पर हैं, सब लोग अपना अपना ओपिनियन रखेंगे। जैसे कि कॉन्फ्रेंस रूम्स में क्यों कुर्सियां ऐसी होती हैं, ये शो करने के लिए कि हर कोई अपना ओपिनियन देगा और आपस में डिस्कशन हो रही है। यहाँ पर सेटिंग इस तरीके की क्यों है कि एक बंदा अथॉरिटी में है, वो बोल रहा है, वो कुछ समझा रहा है, तुमने समझना है, तुम सबने आपस में बात नहीं करनी, कुर्सियां ऐसे नहीं मोड़नी, इधर को रखी, राइट? सिंपल एग्जांपल। तो मतलब कहने का क्या है कि जिस तरीके का एनवायरमेंटल डिजाइन होगा, उससे उस एनवायरमेंट के अंदर कैसा सोशल इंटरेक्शन होने वाला है हमें ये भी पता चल जाता है। जिस तरीके से हमने एनवायरमेंट को डिजाइन किया है, वो एनवायरमेंटल डिजाइन उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट के अंदर के सोशल इंटरेक्शन को भी इंफ्लुएंस करता है। तो बिल्ट इन एनवायरमेंट या फिर एनवायरमेंटल डिजाइन के अंदर तीन चीजें हम नोट कर सकते हैं, तीन साइकोलॉजिकल फीचर्स। पहला, इंसान की क्रिएटिविटी। दूसरा, इंसान की पावर, अ सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर द नेचुरल एनवायरमेंट। एंड ऑल्सो द इन्फ्लुएंस ऑन द सोशल इंटरेक्शन, कि जिस तरीके से भी हमने एनवायरमेंट बिल्ड कर दिया, उसके थ्रू हम एक तरीके का सोशल इंटरेक्शन भी बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि ऐसे एनवायरमेंट में ऐसा ही इंटरेक्शन होगा, राइट? क्लियर? यहाँ क्लियर है सबको? खुशी, श्रीनिधि, अवनी वगैरह समझ आ रहा है तुम्हें? Yes, sir. ओके। ठीक है। हाँ, ओके, फाइन। ठीक है देन, यहाँ पर ये था, ठीक है। अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक आपका बताता है कि ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप, जिसकी हमने बात करी। अब यही लाइक एनवायरमेंटल साइकोलॉजी का बाय प्रोडक्ट है। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी पे बहुत सारी स्टडीज हुई, जिनमें से एक स्कॉल्टोस ने स्टडी करी है 1990s में, और इसने डिस्क्राइब किया है तीन तरीके के रिलेशनशिप को, ठीक है? तो तीन तरीके के रिलेशनशिप हमें पता चले हैं एनवायरमेंट के साथ, कि कैसा इंटरेक्शन है ये, मतलब हाउ वी शुड रिएक्ट या रिस्पॉन्ड, या किस तरीके का रिलेशनशिप हमें रखना चाहिए अपने एनवायरनमेंट के साथ, उसके बारे में तीन पॉपुलर व्यूज हमारे सामने आए। पहले शॉर्ट में समझा देता हूं, उसके बाद एनसीईआरटी पे चलेंगे। पहला व्यू है द मिनिमलिस्ट पर्सपेक्टिव। एज द नेम सजेस्ट, मिनिमलिस्ट, मिनिमम इंटरेक्शन ही मिनिमम रखो, कि कोई खास मतलब आपका इंटरेक्शन नहीं है। मतलब मिनिमलिस्ट पर्सपेक्टिव ये मानता है एनवायरनमेंट ठीक है, अपना एग्जिस्ट करता है, ह्यूमन अपना अलग एग्जिस्ट करते हैं, देयर इज नो मच इंटरेक्शन बिटवीन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन। दूसरा, इंस्ट्रूमेंटल पर्सपेक्टिव। नाउ अगेन एज द नेम सजेस्ट, इंस्ट्रूमेंटल पर्सपेक्टिव, इसको हमने नाम ही इसलिए दिया है कि एज एन इंस्ट्रूमेंट वी शुड यूज आवर एनवायरनमेंट। मतलब इंस्ट्रूमेंटल पर्सपेक्टिव ये मानता है कि इंसानों को अपने एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे हम इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हमें अपने एनवायरनमेंट को भी इंस्ट्रूमेंट की तरह कंसीडर करना चाहिए और उसको इस्तेमाल करना चाहिए, उसका फायदा लेना चाहिए अपने एनवायरनमेंट का। जैसे अब हम कर भी रहे हैं, है ना? एनवायरनमेंट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एनवायरनमेंट हमारे पास है, हमने वहां पर बिल्डिंग्स बना दी, हमारे पास पानी आ रहा है, उसके थ्रू हमने मतलब अलग अलग चीजों में उसको यूटिलाइज कर लिया, तो वी शुड यूज इट अ लॉट, वी शुड जस्ट यूज इट, इट इज फॉर अस। ये मतलब हम इसके लिए नहीं है, ये हमारे लिए। सनलाइट आ रही है, यूज करो, जैसे मर्जी यूज करो। आपके पास पानी है, यूज करो अनलिमिटेड वे में। कोल आ रहा है, यूज करो, उसी से कोई बिजली बना ली आपने, या फिर उसी से आप गाड़ियां चलवाओ, है ना? यू जस्ट नीड टू यूज इट अ लॉट।
This is instrumental perspective. It is for you. Now comes the spiritual perspective. Again, as the name suggests, spiritual perspective का मतलब कि you need to like use it थोड़ा ध्यान से, cautiously. It is for you, but इसके बिना आप भी कुछ नहीं हो. स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव ये आपको बताता है कि भाई अगर तुम इसको यूज करते रहोगे, पेड़ काटते रहोगे, तो फिर तुम कहां जाओगे? ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? पानी अगर अंधाधुंध यूज करते रहोगे तो अब ड्रिंकिंग वाटर कितना परसेंट है? बहुत कम रह गया. तो कहां जाओगे? कैसे पियोगे उस पानी को? राइट? कितने सारे अब ऐसी सारी रिपोर्ट्स आ रही है, आने वाले 10 साल में 20 साल में वाटर क्राइसिस होने वाला है. मतलब लोग पानी के लिए लड़ेंगे लिटरली. राइट? और आज हम क्या करते हैं? पानी पीना है तो मतलब नॉर्मली ही ग्लास में से थोड़ा सा पानी ऐसे ही फेंक दिया. मतलब आई डू दिस, मतलब आई यूज टू डू दिस, है ना? गलत है मतलब, पर नहीं करना चाहिए. बट लाइक मेरी एक हैबिट है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ग्लास वगैरह कहीं भी पड़े हैं, थोड़ा बहुत गंदा वंदा होगा, पहले कुछ मिट्टी विट्टी गई है वट एवर, और तो धुलने के बाद भी पड़े हैं तो आज फिर कॉकरोच वगैरह भी हो सकता है ना. तो एक बार मैं उसको कम से कम पानी में से निकालता हूँ पीने से पहले. अब वो चीज मैं कर रहा हूँ फिल्टर में से ही, जिसमें से पानी लेना है, पानी लिया और फिर थोड़ा सा पानी ऐसे फेंक दिया और फिर पिया. ये चीज बहुत गलत है ना? चलो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, बट शायद मैंने अभी बात बोल दी है तो अगली बार मेरे दिमाग में रहेगा, कम करूंगा, नहीं करूंगा. स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव बोलता है मैं गलत कर रहा हूँ, है ना? स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव के हिसाब से भाई ये चीज गलत है. तुम्हें आगे पता है जब क्राइसिस होने वाला है, चीजें बहुत कम है. अब क्यों ईवी व्हीकल आ रहे हैं इतने सारे? क्योंकि कोल बचा ही नहीं है. कोल तो खत्म होने वाला है. और 60 साल या 64, आज से 3 साल पहले, जब अपनी इको में, पहले 3 साल में नहीं, मतलब पता नहीं, जब भी मैंने पढ़ा था इकोनॉमिक्स की अपनी क्लासेस वगैरह में, तब वो चीज थी कि तीन कहाँ बोल रहा हूँ मैं, 6 साल हो गए लगभग. तो तब मतलब तब था 64 ईयर्स का बचा है. अब तो कोल मतलब आप हिसाब लगा लो कितना बचा होगा. और कुछ ही साल है जो मगर मतलब आपको पेट्रोल वाली गाड़ियां वगैरह चलती दिखेंगी, वरना तो अब सब कुछ ही इलेक्ट्रिक आने वाला है. अब वो भी अलग बात है कि अब इलेक्ट्रिसिटी भी सबसे ज्यादा मेन हमारे इंडिया में, या मतलब जिस भी तरीके से बनाई जाती है ऑल ओवर, कोल से ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी अभी तक प्रोड्यूस हो रही है. अब उसको भी हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट? और सारे वेज पे. सो वेल, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव क्या बोलता है भाई? ढंग से इस्तेमाल करो, तुम भी इसके बिना कुछ नहीं हो. तो लाइक एक वैसी वाली फीलिंग यहाँ पर आती है. अब एक बार इसको रीड कर लेते हैं. So, the minimalist perspective assumes that the physical environment has minimal or negligible influence on the human behavior. आपके एनवायरमेंट का, स्पेसिफिकली फिजिकल एनवायरमेंट का, कोई खासा मतलब आपके बिहेवियर पे फर्क नहीं पड़ता. इस ये व्यू ये मानता है. ना ही आपकी हेल्थ, ना ही आपकी वेलबींग, किसी को कोई ज्यादा मतलब एक दूसरे से फर्क नहीं है. So physical environment and human beings exist parallel as a parallel component. मतलब वो अलग है, ये अलग है. ह्यूमन अपना अलग डेवलप हो रहा है, एनवायरमेंट अपना अलग मतलब सस्टेन कर रहा है, और एनवायरमेंट ह्यूमन पर कोई ज्यादा असर नहीं डाल रहा. इंस्ट्रूमेंटल पर्सपेक्टिव ये मानता है कि फिजिकल एनवायरमेंट एग्जिस्ट करता है मेनली फॉर द यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स. फॉर द यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि यहाँ पर एनवायरमेंट अगर है तो वो आपके लिए ही है. राइट? इस तरीके का पर्सपेक्टिव है इंस्ट्रूमेंटल पर्सपेक्टिव. फॉर देयर कंफर्म कंफर्ट एंड वेलबींग, मोस्ट ऑफ द ह्यूमन इन्फ्लुएंसेस ऑन द एनवायरमेंट रिफ्लेक्ट्स द इंस्ट्रूमेंटल पर्सपेक्टिव. जितना भी ज्यादा हमारा इंटरेक्शन है अपने एनवायरमेंट के साथ, उसमें से हमें ज्यादातर इंस्ट्रूमेंटल पर्सपेक्टिव ही दिखता है. जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बिहेवियर जो था, है ना? पानी, साफ पानी, बिल्कुल ही साफ फिल्टर वाला पानी मैं उठा के थोड़ा सा फेंक रहा हूँ, जो कि बहुत गलत बात है, मुझे बोलते बोलते रियलाइज हो रहा है बार बार, है ना? तो वो चीज इंस्ट्रूमेंटल पर्सपेक्टिव ही तो है. मुझे ऐसा लग रहा है यार मेरे लिए तो है, ठीक है ना? बट ये नहीं होना चाहिए. राइट? देन द स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, it refers to the view of the environment as something that should be respected and valued rather than to be exploited. You can use it, but you should not exploit it. Right? But you should rather value it, respect it. It implies that human beings recognize the interdependent relationship between themselves and their environment. That is, human beings will exist and will be happy only as long as their environment is kept healthy and natural. And this is obvious. आप तभी खुश रह पाओगे, तभी सही से जी पाओगे, अगर आपका एनवायरमेंट हेल्दी है. अगर आपका फिजिकल एनवायरमेंट ही अनहेल्दी हो गया, पेड़ पौधे ही नहीं बचे, सारे पेड़ मुरझा जाए, तो एक झटके में सब खत्म हो जाएगा. राइट? अगर एक भी पेड़ ना बचा तो सब खत्म. रिवर्स के लिए इतनी सारी मूवमेंट चल रही है कि रिवर्स सूख रही है, हमारी रिवर्स सूख रही है, उनके लिए इतनी सारी मूवमेंट्स है. तो मतलब वी शुड डू समथिंग, है ना? ग्लोबल वार्मिंग वगैरह बहुत सारी चीजें हैं. तो मतलब इन सब चीजों में हमें ये समझ आता है कि वी शुड रिस्पेक्ट इट, वी शुड यूज इट इफेक्टिवली, और इस तरीके से कि हम उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं. बिकॉज डीप डाउन वी नो
वो है तो हम। और इसके एग्जाम्पल हमें दिखते हैं। अच्छा, एक और चीज, इंडियन ट्रेडिशन में ये माना जाता है कि हम स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव को ज्यादा वैल्यू देते हैं। ये बात आपको वहां की समझ आनी चाहिए कि जब हम बोलते हैं वायु देवता, इंद्र देवता या सूर्य देव, बाकी कल्चर्स में ये नहीं है। ये बातें क्यों चालू हुई थी? मतलब आई डोंट थिंक कि आपका माइंड इस तरीके का होगा कि आप मानते हो कि सच में एक सूर्य देव कोई होगा, एक बंदा होगा पहले, है ना, वो अब जाके वहां पे सूरज बन गया, या कोई इंद्रदेव होगा जो बारिश होता था वो अब बारिश बन गया, है ना, ऑब्वियसली नॉट, है ना, या चंद्रदेव वगैरह। ये सब चीजें क्या है? ये सब हमारे सिंबल्स हैं। हमें पहले से ऐसी स्टोरीज बना के बताई गई है ताकि हम उन चीजों की रिस्पेक्ट कर सकें कि वो चीजें हैं जो नेचुरल, वो देवता समान है हमारे लिए, मतलब कि वो रिस्पेक्टफुल है, वो उनको ऐसी पदवी हमने दी है कि हम उन्हें भगवान मान रहे हैं, राइट? तो इससे ही हमें पता चल जाता है कि स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव है। तुलसी, अच्छा, यहाँ पर तुलसी की पूजा होती है, शादी वादी भी करवाते हैं कहीं तो, है ना, तो मतलब वो सब क्या है, क्या आप उसे रिस्पेक्ट दे रहे हो एक, राइट, जो वो डिजर्व करता है, हमारा एनवायरमेंट। ऑल्सो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, चिपको मूवमेंट आपने पढ़ा होगा अपने एसएसटी वगैरह में, है ना, क्या हुआ था बताओ? राइट, पेड़ काटने आए, पेड़ से चिपक गए, बट यहाँ पर डिटेलिंग में थोड़ा सा दे रखा है, तो ये बॉक्स 4.1 एक बार पढ़ लेना। ऐसे ही बिश्नोईज मूवमेंट भी था और एक चिपको मूवमेंट है। तो बिश्नोई कम्युनिटी में क्या हुआ, चिपको मूवमेंट में क्या हुआ, बिश्नोई कम्युनिटी को हेड कौन कर रहा था, चिपको मूवमेंट में एक मेन नाम लीडर का क्या था, ये कब हुई, ये दोनों तरीके की मूवमेंट्स, ये सब आपको बेसिकली पता होना चाहिए। मेनली क्वेश्चन चिपको मूवमेंट से आ सकता है क्योंकि ये ज्यादा पॉपुलर टॉपिक है, बट स्टिल बिश्नोई कम्युनिटी भी आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है, क्या क्यों है, उनका गुरु जो है, उनके 29 जो रूल्स है। तो ये सब बेसिक चीजें कि उनकी कम्युनिटी में क्या रूल्स माने, मतलब कितने रूल्स हैं। तो 29 वर्ड आपको पता होना चाहिए एमसीक्यू के ध्यान से, है ना। उनके जो गुरु ने दिए, तो ये आप गुरु का नाम भी सर्च कर सकते हो, गूगल कर लेना, इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। देन बिश्नोईज जो थे, उन्होंने क्या किया, बेसिक आइडिया क्या था, मतलब इन शॉर्ट ये दोनों मूवमेंट्स आपको पता होनी चाहिए, जितनी बुक में दी गई है। आई विल सजेस्ट इससे ज्यादा पता होना चाहिए, तो एक आधी कोई वीडियो बेशक इन पे देख लेना, और बेसिक जितनी चीजें हैं, कब हुई, कौन मेन लीडर था, बेसिक आइडिया क्या था, बस ये तीन चीजें, इसी पे मेन क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं। कौन लीडर था, कब हुई, और मेन आइडिया क्या था, किस वजह से हुई, कहां पर हुई, हाँ कहां पर हुई, ये भी। जैसे बिश्नोई कम्युनिटी राजस्थान की है, चिपको मूवमेंट वगैरह कहाँ था, मतलब आपको पता होगा, है ना। हाँ, मतलब फिलहाल मेरे बहुत ज्यादा रिसेंट माइंड में सारी कॉन्शियसनेस में सारी चीजें नहीं है, इसलिए इस टॉपिक पर मैं नहीं घुस रहा हूँ, बट जस्ट रीड दिस बॉक्स एंड जस्ट गो थ्रू इट वंस, ठीक है। ओके, मतलब एक बेसिक मेजर पोर्शन यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब फर्दर यहाँ पर हमारा टॉपिक आता है एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बिहेवियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनवायरमेंट का क्या क्या इम्पैक्ट होता है। अच्छा, मैंने नोट्स में भी ये पॉइंट्स आपको दे रखे हैं मेन में, ठीक है। जैसे अमृता देवी थी उसमें, जिसने इनिशिएट करी थी ये विश्नोईज मूवमेंट, जो स्मॉल कम्युनिटी थी राजस्थान में। नोट्स में जितने पॉइंट्स हैं, दैट इज आल्सो मोर देन इनफ, जितने यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। फाइन। नाउ देन, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बिहेवियर। हमारा एनवायरमेंट ऑब्वियसली हमारे फिजिकल, साइकोलॉजिकल, हर तरीके के एस्पेक्ट को इम्पैक्ट करता है। क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं? सबसे पहला इम्पैक्ट बताया गया हमारी परसेप्शन पर। ये आपकी क्लास 11th में भी टॉपिक था, इफ यू रिमेंबर, बट ऑब्वियसली आपको याद नहीं होगा, है ना। जैसे कि बर्फ, हमें क्या पता है, बर्फ सिर्फ बर्फ होती है। जो लोग इग्लूज वगैरह में रहते हैं, उन लोगों को पता है ये इस टाइप की बर्फ है, ये इस टाइप की बर्फ है, ये एडिबल है, ये एडिबल नहीं है। या फिर अगेन, जो लोग इग्लूज वगैरह में रहते हैं, उनको एंगुलर परसेप्शन उनका बहुत स्ट्रांग होता है, एंगल्स वगैरह, है ना, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह जो आपने मतलब बेसिक पढ़ी थी, वो सब चीजों में वो लोग हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे, हम इतने स्ट्रांग नहीं होंगे। अफ्रीका की कोई कम्युनिटी थी, उसका मुझे नाम नहीं याद। उस कम्युनिटी को हमने जब पहली बार, मतलब जिसने कभी पिक्चर्स नहीं देखी, जिसका एनवायरनमेंट के साथ ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है, ट्राइबल कम्युनिटी थी वो, तो उनको हमने फोटो दिखाई, किसी इंसान की फिजिकल फोटो, जो नॉर्मल फोटो होती है, फोटो दिखाई, और फोटो में उनको बोला कि ये क्या है, ये बताओ, ये कौन है, मतलब क्या है, ऐसे पूछा। वो लोग रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाए कि ये ह्यूमन है। उनको लगा ये क्या है, इंसान फोटो में कैसे आ गया, वो तो बाहर होते हैं। मतलब वो लोग परसीव ही नहीं कर पाए कि ये भी ह्यूमन है जो फोटो में हमें दिख रहा है, बिकॉज दे नेवर सॉ दैट। उनके, तो उनकी परसेप्शन उनके एनवायरनमेंट ने इन्फ्लुएंस करी, है ना। ऐसे और भी बहुत सारे मतलब एग्जांपल हम यहाँ पर ले सकते हैं कि किस तरीके से हमारी परसेप्शन पर हमारे एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस होता है।
So some aspects of the environment influence the human perception. For example, you have studied in class 11, a tribal society of Africa lives in a circular huts, that is in the houses without angular walls. They show less error in geometrical illusions. अच्छा, अब ये भी आपके geometrical illusion वगैरह क्लास 11 के चैप्टर 5 के टॉपिक थे. Geometrical illusion, if you remember, एक लाइक से लाइन है ना, या गूगल कर लो, आपको दिख जाएगा. गूगल करो एक बार, गूगल पे लिखो म्यूलर लायर इल्यूजन, लिखो MULLER. ये लाइंस दिख रही हैं आपको? ये बिल्कुल सेम लेंथ की हैं. ये दोनों लाइंस हैं, बिल्कुल सेम लेंथ की हैं. छोटी कौन सी लग रही है ना? तो दैट इज सिंपली द इल्यूजन. बट यहां पर हमें क्या समझ आया? दिख रहा है तुम्हें? ये दोनों सेम लाइंस हैं. हमें क्या लग रहा है, ऊपर वाली लाइन छोटी है, नीचे वाली लाइन कितनी बड़ी है, साफ साफ दिख रहा है, हमें ऐसा लग रहा है. बट इट इज नॉट द केस. दिस इज सेम. ठीक है. अब ये है हमारा परसेप्शन. जब हमने उन उन ट्राइबल कम्युनिटीज को ये चीज दिखाई, तो उन्होंने ये एरर नहीं किया, उन्होंने बोला हाँ दोनों सेम तो है. तो इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है हमारे एनवायरनमेंट का हमारे परसेप्शन पर, राइट? कि किस तरीके से हम चीजों को देखते हैं, वो सब नजरिया ही पूरा एक तरीके से बदल जाता है. फाइन. ओके, सो दैट इज योर मिरर लायर इल्यूजन. मतलब उसका एग्जांपल आप मतलब यहाँ पर अपने मन में रख सकते हो. सो एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस होता है आपके परसेप्शन पे. देन एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस होता है आपके इमोशंस पर. ये तो बहुत इजी है, बहुत बेसिक है. ऑब्वियसली एनवायरनमेंट हमारे इमोशंस को इम्पैक्ट करता है. अब आपका एनवायरनमेंट अच्छा है, पॉजिटिव है, घर में माहौल बहुत अच्छा है, भाई सब लोग खुशी से बैठे हैं, आपस में हंस खेल की बातें कर रहे हैं, इमोशन अच्छे हो जाएंगे. आपका वही एनवायरनमेंट खराब हो गया, मम्मी पापा लड़ रहे हैं, या आपकी किसी से लड़ाई हो गई, तो इमोशन नेगेटिव हो गए. तो इमोशन पे तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है हमारे एनवायरनमेंट का. बाहर लेट से आंधी चलने लग जाए, आंधी तूफान, या अच्छा आंधी तूफान छोड़ो, गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, बहुत ज्यादा गर्मी, वो मई जून में जैसी हालत होती है, चिपचिप वाली गर्मी, हमारा ओवरऑल ही मूड फ्रस्ट्रेटेड रहने लग जाता है. बाहर मौसम बहुत अच्छा हो जाए, कभी इतनी गर्मी में कभी बारिश हो गई, और बारिश से भी ज्यादा बढ़िया होता है बारिश वाला मौसम. वो जो बारिश वाला मौसम होता है कि बस बारिश होने वाली है पर अभी हुई नहीं है, वो वाली चीज ये बोलते ही मुंह पे स्माइल आ गई, है ना? मतलब वो मौसम ही बड़ा अच्छा होता है, वो माहौल ही बहुत अच्छा होता है. तो दैट इन डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस आर इमोशंस. सो मतलब ये मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, है ना? इसको एक बार रीड आप कर लेना, बस इतना ही है इसमें कि आपके इमोशंस पर इम्पैक्ट डालता है आपका एनवायरनमेंट, दैट इज ऑल. इवन पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का भी एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, वो भी एक तरीके से एनवायरनमेंट का ही तो असर हुआ ना, कि किसी ने नेचुरल डिजास्टर को सफर किया. व्हाट वाज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर? हाँ, उसके फ्लैशबैक्स हो रहे हैं, करेक्ट. तो वो सब क्या है, वो भी तो मतलब वो डिसऑर्डर भी तो एक तरीके से रिजल्ट ही है हमारे एनवायरनमेंट का. तो नेगेटिव एनवायरनमेंट में कोई बहुत देर तक रहा है, इसलिए उसका असर हो रहा है, अब उसको डिसऑर्डर तक क्रिएट हो गया, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. तो इससे हमें पता चलता है कि ऑब्वियसली एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करता है हमारे इमोशंस को. एंड देन एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करता है हमारी ऑक्यूपेशन को, लिविंग स्टाइल्स को और एटीट्यूड्स को. इकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस ऑन आवर ऑक्यूपेशन, लिविंग स्टाइल एंड एटीट्यूड्स. इसको एक बार रीड कर लेते हैं. ये सब एक्चुअली आपने 11th क्लास में ऑलरेडी चीजें पढ़ रखी हैं. जैसे कोई इंसान अगर लेट्स से विलेज वाले एनवायरनमेंट में रहता है, तो डू यू थिंक कि वो कॉल सेंटर वाली जॉब्स करता होगा? नहीं ना. उसके जॉब्स, उसकी ऑक्यूपेशन, उसके एटीट्यूड, उसका लिविंग स्टाइल उस तरीके का ही होगा ना. अगर वो मतलब अच्छा, ये हमने क्लास 12th में भी पढ़ा है आपने, अभी सीबीएसई में ही अपना चैप्टर 2 में, चैप्टर 2 में कल्चरल अप्रोच पर्सनैलिटी की, उसमें आपने ये पढ़ा था
कि हमारी पर्सनैलिटी हमारे कल्चर के थ्रू बन जाती है। जैसे एनवायरनमेंट में, जैसे कल्चरल एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, उसके थ्रू हमारी पर्सनैलिटी बनती है, हमारे हैबिट्स बनती है, हमारा बिहेवियर, हमारा रिएक्शन वैसे ही बनता है। तो सेम गोज फॉर योर ऑक्यूपेशन, लिविंग स्टाइल एंड एटीट्यूड्स टू। विलेज वाले का एटीट्यूड हर चीज को लेकर अलग अलग होगा। एक शहर वाले के एटीट्यूड छोटी छोटी चीजों को लेकर डिफर करेंगे अलग अलग चीजों के बारे में। जैसे कि एक विलेज में कोई इंसान है जो बहुत हेल्दी चीजें ही खाना प्रेफर करता है ना, क्योंकि उसको वो एक्सपोजर नहीं है, उसको पिज्जा बर्गर ज्यादा नहीं मिले। अब आप उससे जाके पूछो कि भाई ये पिज्जा बर्गर वगैरह आप कैसे है? हो सकता है उसका इमोशन बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो उस चीज को लेकर कि यार ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो मतलब हम साल में एक बार खाते हैं, ये चीज तो बहुत अच्छी चीज होती है, पर नहीं खाना चाहिए, हमारा कॉग्निशन नेगेटिव होगा उन लोगों का, है ना, कि बुरी होती है सेहत के लिए, नहीं खानी चाहिए। यही अगर आप पूछो दिल्ली वाले को किसी को कि भाई मोमोज कैसे हैं, वो बोलेगा यार बहुत बढ़िया है। खास है नहीं है भाई, हर दूसरे दिन खा लेते हम तो, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो हमारा इमोशन अलग है, हमारा कॉग्निशन अलग है, हमारी बिहेवियरल टेंडेंसी अलग है, ये तो है एटीट्यूड्स। तो मतलब हमारे एटीट्यूड्स और उन लोगों के एटीट्यूड्स में फर्क है एक अलग अलग चीजों को लेकर। उनका लिविंग स्टाइल हमसे ऑब्वियसली अलग है। जो भी एक विलेज में रह रहा है, देर आर हाई चांसेस कि वो सुबह जल्दी उठता होगा, क्योंकि उनकी सराउंडिंग इस तरीके की है। उनको पता है पानी एक लिमिटेड टाइम पे आना है, उनको पता है उसके बाद गर्मी बहुत ज्यादा हो जाएंगी, हमारे पास देन वो सब नहीं है, एसी वेसी की फैसिलिटी नहीं है, तो शाम के टाइम पे ही सो जाना है जब थोड़ा ठंडा ठंडा माहौल है ना, तभी हमने सो जाना है, वरना गर्मी बढ़ जाएगी वगैरह। मतलब ये सब चीजें इंपैक्ट करती हैं, मतलब उनकी ऑक्यूपेशन भी उसी टाइप की होंगी जैसे एनवायरनमेंट में वो रहते हैं। यही सब चीजें यहाँ पर बेसिकली हैं। So the natural environment of a particular region determines whether people living in that region rely on agriculture or on other occupation. Yes, जैसे अगर कोई विलेज में है तो देर आर हाई चांसेस उनका ऑक्यूपेशन, उनका लिविंग फॉर लिविंग देयर ब्रेड, दे डू एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। शहर में है तो वो अलग हो जाता है, राइट। देन कंपेयर द डेली रूटीन followed by a person living in a desert with the one living in a mountainous region and the one living in plains, मतलब जैसे हम जैसे लोग। It has been observed that agricultural societies to be has to depend on the collective efforts of members. Therefore, the members of an agricultural society develop an attitude of cooperativeness, consider group interests more important than individual wishes. जो एग्रीकल्चर सोसाइटी में लोग रहते हैं वो मिल के रहना ज्यादा पसंद करते हैं, वो लोगों के साथ घुलने मिलने वाली एक्टिविटीज में ज्यादा मतलब इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उनके वहां पर कोलैबोरेटिव एफर्ट से ही चीजें ज्यादातर होती हैं। They are also close to their nature and more depend on their natural environment. Events such as monsoon and may face situation in which necessary natural resources such as water are in limited supply. मतलब कि उनका लाइफस्टाइल भी अलग है, उनके लिविंग कंडीशन भी अलग है, उनके परसेप्शन भी अलग है, उनके एटीट्यूड्स भी अलग है। इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है, मुझे बहुत टाइम हो गया इधर अपने सामने, इधर एक ब्लॉक में हम शिफ्ट हुए, अभी यहाँ पर शिफ्ट हुए। स्टिल मुझे अभी तक इतना नहीं पता कि हमारे नीचे वाले फ्लोर पर जो लोग रहते हैं या बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं उनका मतलब क्या ऑक्यूपेशन है, वो क्या करते हैं, उनके घर कितने बच्चे हैं। आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट दैट। यही आप किसी गांव में चले जाओ, विलेज वगैरह में एनवायरमेंट में जाओ, सब लोग एक दूसरे को जान रहे होते हैं, है ना। आप कहीं भी जाते हो तो वहां पर मतलब आप साथ वाले घर वाले को पता चल जाता है आपके घर पे कोई मेहमान आया है, राइट। और यहाँ पर कुछ भी हो जाए किसी को कोई लेना देना ही नहीं, जितनी मर्जी कोई आवाजें आ रही हो, कुछ भी हो रहा हो, कोई कहता है भाई जाओ ना, हमें क्या करना। दिस इज ऑल्सो योर एटीट्यूड्स, राइट। जो सिटीज में और वो विलेज वाले में डिफरेंस है। ऐसे ही कुछ और भी एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं। मेन आइडिया बताने का है कि हमारा एनवायरमेंट हमारे ऑक्यूपेशन, लिविंग स्टाइल और एटीट्यूड्स या परसेप्शन वगैरह को भी इन्फ्लुएंस करता है। क्लियर। देन द टॉपिक्स कम कि ह्यूमन का इन्फ्लुएंस हमारे एनवायरमेंट पे क्या है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एनवायरमेंट हमें कैसे इंपैक्ट करता है। नाउ द टॉपिक इज हाउ वी इंपैक्ट आवर एनवायरमेंट, हाउ वी कैन इन्फ्लुएंस आवर एनवायरमेंट। तो हमारे इन्फ्लुएंस में सबसे बड़े इन्फ्लुएंसेस आते हैं नॉइज, मतलब इंसान तो सब गलती गलत करता है। नॉइज हो गई, पोल्यूशन हो गया, क्राउडिंग हो गई और नेचुरल डिजास्टर हो गया। ये सब क्या है, ये सब एग्जांपल्स है कि किस तरीके से हमारा एनवायरमेंट पे जब हम उसको मतलब इंपैक्ट करते हैं तो वो जो उसका रिएक्ट करता है, दैट इज दिस ऑल। नॉइज तो हम ही सीधा दे रहे हैं अपने एनवायरमेंट में, राइट। क्राउडिंग भी हमारी वजह से है, बट नेचुरल डिजास्टर एक तरीके का रिएक्शन होता है हमारे इन्फ्लुएंस का। लेट्स रीड इट वंस। Human beings also exert their influence on their natural environment for fulfilling their own physical needs and for other purposes। जैसे कि अभी हम कर रहे हैं, एसी चलाने के लिए हम एनवायरमेंट पे इन्फ्लुएंस छोड़ रहे हैं, कुछ काफी सारी
केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं जो ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये सब कुछ हमें पता है ना, बट स्टिल हम अभी तक इस चीज को कर रहे हैं। तो अपने फायदे के लिए हम एनवायरनमेंट पर ऑब्वियसली कुछ इन्फ्लुएंस करते हैं। All the examples of the built-in environment express the human influence on the environment. सारे एग्जाम्पल जो भी built-in environment के हैं वो एक तरीके से ह्यूमन इन्फ्लुएंस को ही दिखाते हैं एनवायरमेंट पे कि वी आल्सो इन्फ्लुएंस आवर एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, द ह्यूमन बीइंग started building something that is called houses by changing the natural environment in order to provide shelter for herself or himself. This is the example of influence on environment. पहले तो पेड़ ही थे, घर थोड़ी थे स्टार्टिंग से, हमने पेड़ों को काटा, प्लेन्स बनाए, घर बना दिया अपने शेल्टर के लिए, अपने सुख के लिए। Some of these humans' actions harm and damage the environment and then ultimately damage themselves in the numerous ways. ये बात समझनी जरूरी है कि हम क्या करते हैं, कई सारे हमारे एक्शन, इंसानों के एक्शन एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं एंड देन अल्टीमेटली उसका डैमेज हमारे ऊपर खुद पर ही होता है। फॉर एग्जांपल, ह्यूमन बीइंग्स यूज अप्लायंसेस सच एज रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स दैट जनरेट सीएफसीज। ये आपने बेसिक साइंस में पढ़ा होगा, है ना। सीएफसीज जनरेट होती हैं and that pollute the environment in the long run and may be responsible for the physical diseases such as some form of cancers. तो अल्टीमेटली नुकसान हम खुद का ही कर रहे हैं। Smoking is known to pollute the air around us, and the burning of plastic or metal articles has disastrous polluting effects on our environment. हम कुछ जलाते हैं, कुछ प्लास्टिक को जलाते हैं, उसका इम्पैक्ट भी होता है हमारे ऊपर, मतलब हमारे एनवायरमेंट पर। कटिंग डाउन ट्रीज और डिफॉरेस्टेशन, मतलब आप वही कट कर रहे हो ट्री को, है ना, फॉरेस्ट हटा रहे हो, मे डिस्टर्ब द कार्बन साइकिल एंड द वाटर साइकिल। बारिश होगी नहीं होगी वो भी बहुत हद तक पेड़ों पर डिपेंड करता है, अगर हम वही काट देंगे वो भी पूरा साइकिल हिल जाएगी हमारी, राइट। इंडस्ट्रीज दैट डिस्चार्ज एफिलेंट्स, मतलब कि हमारी कुछ पॉइजनस गैसेस एंड पंप दिस untreated sewage into rivers seem to unconcerned about the dangerous physical। मतलब इसका क्या है कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से ह्यूमन अपने एनवायरनमेंट को लगातार खराब करता जा रहा है और उसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली उसी पर खुद पर होता है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव के थ्रू अगर एनवायरनमेंट हेल्दी रहेगा तो ही हम हेल्दी रहेंगे। बट what is the psychological message that all these examples can give, right? In सब examples में psychological message क्या है? The message is that although most of the effects mentioned above are physical in nature, human beings have brought about these effects in order to exhibit their control and power over the natural environment. ऑल्दो ये सब चीजें फिजिकल नेचर की हमें दिखती हैं, जो भी हमने ऊपर किया कि हम रेफ्रिजरेटर को यूज कर रहे हैं या हमने घर बना दिए, बट इसके अंदर एक साइकोलॉजिकल मैसेज ये है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा एनवायरमेंटल डिजाइन में कि ये सब लोग क्यों करते हैं, बिकॉज इट गिव्स यू द सेंस ऑफ पावर ओवर योर एनवायरमेंट, कि वी आर मोर पावरफुल देन आवर एनवायरमेंट। इस साइकोलॉजिकल लाइक इस साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए भी इंसान इस कामों को कर रहा है कि we are more powerful than our environment. It is somewhat paradoxical that human beings are using technology to change the natural environment in order to improve the quality of their life, but in reality, they may actually be worsening their quality of life. This is very important. ये paradoxical है। paradox क्या होता है? एक सर्कल, एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है ना, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर कुछ लूप नहीं है ना, एक तरफ खाई दूसरी तरफ जो भी, मतलब ऐसी कोई सेइंग होती है ना। तो मतलब आप चाह तो रहे थे कि एनवायरनमेंट को इस तरीके से डिजाइन करेंगे, इस तरीके से मोल्ड करेंगे कि हमारा खुद का बेनिफिट हो, बट इन रियलिटी क्या हो रहा है, आप अपनी ही लाइफ को और वर्सन करते जा रहे हो। हम एसी इसलिए चला रहे हैं ताकि हमें कंफर्ट मिले, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज हमें अल्टीमेटली नेगेटिवली ही इंपैक्ट कर रही है, क्योंकि जितने ज्यादा एसी इस साल चलेंगे अगले साल उससे और ज्यादा गर्मी होने वाली है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। इट इज एज सिंपल एज दैट। बट हम तब भी चलाएंगे, गर्मी और बढ़ेगी, फिर हम और चलाएंगे, गर्मी और बढ़ेगी। दिस इज पैराडॉक्सिकल, राइट। नाउ नॉइज, पोल्यूशन, crowding and natural disaster are some of the examples of environmental stressors। ये आप already chapter 3 में पढ़ चुके हो, right? Which are stimuli or condition that in environment creates a stress for human beings, as you have already studied in chapter number 3. Stress is an unpleasant psychological state
which creates tension and anxiety in individual। ये स्ट्रेस की डिफाइन आपको इससे काफी बेटर चैप्टर 3 से ऑलरेडी पता है, वो सब आप मन में रख सकते हो। ह्यूमन रिएक्शंस टू दीज वेरिंग स्ट्रेसर्स may differ। some of the damaging environmental effects are described below। राइट, मतलब कि ये जो सारी चीजें हैं, नॉइज है वगैरह है, इन सब चीजों का हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है, किस तरीके से चीजें हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं, वो सब चीजें अब यहाँ पर अगले पोर्शन में हम पढ़ेंगे, बट ये सब हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे। ठीक है, यहाँ से एक मेन पोर्शन अब आपका चालू होगा जहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बिल्ड होते हैं। नॉइज क्या होती है, क्राउडिंग क्या होता है, पॉल्यूशन कैसे इंपैक्ट कर सकता है आपको, नेचुरल डिजास्टर कैसे इंपैक्ट करते हैं आपको, दैट इज ऑल। तो मतलब आई थिंक मैक्सिमम हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए 3 से 4 दिन और लगेंगे, बट देन वी विल जस्ट एंड इट। ठीक है, जितना भी अभी तक किया है उसको एक बार रीड कर लेना, आगे भी थोड़ा सा अगर रीड करके रखोगे पहले से तो थोड़ा हम जल्दी कर पाएंगे। तो एक बार रीड कराना ये नॉइज पॉल्यूशन वगैरह इस सबको, सो दैट नेक्स्ट क्लास में थोड़ा जल्दी ये सब चीजें कवर हो जाए। ठीक है, इट इज वेरी इजी चैप्टर, पेजेस मत देखो, वैसे ये इजी, इसमें कुछ टफ था, अभी तक जो भी पढ़ा कुछ टफ था, बल्कि मुझे ये लग रहा है कि तुम्हें बोरिंग ना लगे कि इतना ज्यादा आसान है, मतलब मुझे तो लग रहा है अपने पर्सपेक्टिव से कि दिस इज समथिंग वेरी इजी, कि मतलब हाँ बहुत ही ज्यादा इजी है। क्या तो दैट इज ऑल। आपके डाउट है फिलहाल तो पूछो, वरना फिर नेक्स्ट क्लास से करते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय।